ओके, तो इंटेंशन स्टार्ट से आगे कंटिन्यू करेंगे आज। ठीक है, आज टॉपिक कौन सा कवर करना है हमें? आज वो हो गया था पूरा। हाँ, उतना ही था वो। ठीक है, आज हम बात करेंगे सेंट्रल लिमिट थ्योरम एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। ठीक है, तुम ले लो, कोई इशू नहीं है। मैथ्स पढ़ रहे हैं, पता है ना, कोई दिक्कत नहीं है, बैठो बैठो। ठीक है, तो आज हम बात कर रहे हैं सेंट्रल लिमिट थ्योरम एंड सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। ठीक है, अब सबसे पहली बात तो ये दो अलग अलग टॉपिक्स नहीं है, एक ही टॉपिक है जिसमें दो बेसिकली यू कैन से पार्ट्स हैं उसके। ठीक है, तो जो मेन टॉपिक हमारा सेंट्रल लिमिट थ्योरम है उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हमारे पास नीड क्या है सेंट्रल लिमिट थ्योरम की, क्यों हम यूज करते हैं। ठीक है, कल हमने सैम्पलिंग का कंसेप्ट पढ़ा था, पॉपुलेशन एंड सैंपल, पॉपुलेशन साइजिंग करी थी, उसमें सैंपल निकाला था, है ना। अब मैंने कल एक बात बोली थी कि भाई अगर पॉपुलेशन में कुछ परसेंटेज ऑफ समथिंग है तो जरूरी नहीं है सैंपल में वो चीज सेम आए, है ना। मान लो पॉपुलेशन में प्रोबेबिलिटी ऑफ टिप बिंग $5 60% है। ठीक है, कि जो हमारा मेन डेटा है उसके अंदर कि भाई $5 की टिप मिलेगी, इसकी परसेंटेज 60% है, 60% चांसेस है। तो जरूरी नहीं है जो सैंपल हमने उसमें से निकाला उसमें भी वो 60% ही आए, वो 40-45% पे भी गिर सकता है, वो 80-90% पे भी जा सकता है ना। ये सैंपलिंग क्या है, रैंडमली हम कुछ डेटा निकाल रहे हैं, अब उसकी वजह से अनसर्टेनिटी तो आएगी ही, है ना, राइट। तो इसी अनसर्टेनिटी पे वर्क करते हैं हम यूजिंग सेंट्रल लिमिट थ्योरम। ठीक है, इससे हम सैंपलिंग का एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं जिसकी मदद से हमारी जो अनसर्टेनिटी वाली वैल्यू है वो बहुत कम हो जाए। ठीक है, कि भाई ऐसा सैंपल मेरे को चाहिए अपनी पॉपुलेशन में से जो कि क्लोजली रिजेंबल करता हो मेरे मेन पॉपुलेशन को। ठीक है, मतलब ऐसा सैंपल चाहिए जिसकी कुछ भी निकालो, प्रोबेबिलिटी निकाल लू, स्टैंडर्ड निकाल, मीन निकाल लू, वेरिएंस निकाल लू, कुछ भी निकाल लू, वो बहुत क्लोज हो मेरे मेन पॉपुलेशन साइज के। ठीक है, ये होता है सेंट्रल लिमिट थ्योरम का मेन गोल। ठीक है, अब इसका जो सेंट्रल लिमिट थ्योरम का सबसे बेसिक सा सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है, वो होता है द वैल्यू ऑफ एन। ठीक है, ठीक है, एन का क्या मतलब होता है, एन इज कि आपने नंबर ऑफ सैंपल्स कितने निकाले हैं। कल में 30 निकाले थे, तो कल वाले केस के लिए हमारा सैंपल का जो एन होता है, नंबर होता है, दैट इज 30। मैं 30 रो निकाली थी, 40 रो निकालूंगा एन 40 बन जाएगा, 50 रो निकालूंगा एन 50 बन जाएगा। ठीक है, तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या कहती है कि भाई जितना बड़ा एन होगा उतना क्लोज होगा आपका सैंपल पॉपुलेशन से। कि मैं मतलब मेरे पास 100 रो है, 10 निकालूंगा अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा होगी, 20 निकालूंगा कम हो जाएगी, 30 निकालूंगा और कम हो जाएगी, ऐसे करते करते 100 में से 100 निकाल ली तो अनसर्टेनिटी 0 हो जाएगी। ठीक है, समझ आया। सो बेसिकली अगर मैं एन का रिलेशन, ठीक है, एन समझ आया ना क्या है, एन का रिलेशन बताऊं
अगेंस्ट योर अनसर्टेनिटी, ठीक है, अनसर्टेनिटी को म्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो n इज प्रोपोर्शनल टू 1/μ, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि n जितना बढ़ेगा अनसर्टेनिटी उतनी कम होगी, ठीक है। क्लियर है? सेंट्रल लिमिट थ्योरम बेसिकली यही कहती है, ठीक है। उसका मेन जो गोल है हमारा अनसर्टेनिटी कम करना ही होता है, ठीक है। अब अगर मैं सैंपल निकाल रहा हूं और मेरे को अनसर्टेनिटी बहुत कम चाहिए, तो इसके हिसाब से तो भाई मेरे को मतलब 100 में से 80 रो ले लेनी चाहिए अनसर्टेनिटी बहुत कम करने के लिए, है ना। बट ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, सैंपलिंग कर रहा हूं, सैंपल साइज छोटा ही होता है, 10%, 20%, 100 में से 10 या 20 रोज ही लूंगा, बट स्टिल मेरे को अनसर्टेनिटी कम करनी है, ठीक है। तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम के अंदर हमारा जो एन होता है वो सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ रोज पे डिपेंड नहीं करता है, सैंपल साइज पे डिपेंड नहीं करता है, इसका वेरिएंस के ऊपर एंड अपना मीन के ऊपर भी इंपैक्ट रहता है, सॉरी, वेरिएंस का एंड मीन का भी इसके ऊपर इंपैक्ट रहता है। तो इसी वजह से एक फॉर्मुलेशन प्रॉपर हो गई है, ठीक है, एक प्रॉपर फॉर्मूला है जिसकी वजह से एन को छोटा रखते हुए भी मैं अनसर्टेनिटी कम कर सकता हूं, और यही बेसिक पॉइंट है मेरा सेंट्रल लिमिट थ्योरम का, ठीक है। कि भाई बेसिक रिलेशन है कि अगर एन बढ़ा दूं तो अनसर्टेनिटी कम हो जाएगी, बट मैं एन ऐसी बढ़ा नहीं सकता, उसके ऊपर बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन है ना। तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम के थ्रू मैं एन की मतलब एन को बहुत कम बढ़ा के भी अनसर्टेनिटी को बहुत अच्छे खासे स्केल पे कम कर सकता हूं, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है? सबसे पहले इसका मैथ समझते हैं। अच्छा हाँ, इसमें एक सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन और बता देता हूँ। सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली वही है कि सेंट्रल लिमिट थ्योरम के अंदर अगर मेरे को एन बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाना है और अनसर्टेनिटी कम करनी है, तो मैं सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर जाता हूं कि भाई जो मैं सैंपलिंग कर रहा हूं उसमें से कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन सबसे क्लोजेस्ट है मेरे पॉपुलेशन के, ठीक है। नहीं समझ आई ये वाली बात? पहली बात नहीं समझ आई, ठीक है। कल मैंने 1000 सैंपल निकाले थे, याद है? कल मैंने 1000 सैंपल निकाले थे, मतलब तुम्हें याद है? यहाँ पे जब मैं सैंपलिंग कर रहा था तो मैं लूप को 1000 पर चलाया था, 1000 सैंपल निकाले थे मतलब, है ना। अब 1000 सैंपल का जब मैंने ग्राफ प्लॉट किया था तो कुछ इस तरीके से आया था, थोड़ा सा और छोटा करके दिखाओ। जब मैंने 1000 सैंपल का ग्राफ प्लॉट किया था कुछ ये वाला आया था, है ना। तो इसमें जो ये बीच वाले पार्ट, अगर मैं सिर्फ सबसे बड़ी पीक को ले लू इसको, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 115-16 मेरे पास ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन हैं जो कि मेरे पॉपुलेशन को बहुत क्लोजली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कि मेरी पॉपुलेशन को बहुत क्लोजली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अब अगर मैं यही ही सैंपल ले लू, अगर मैं सैंपल जो सैंपल्स हैं सिर्फ ये वाले सैंपल पे वर्क करूं, तो मेरे को बिना एन बढ़ाए अपनी अनसर्टेनिटी कम करने का एक अच्छा खासा वे मिल गया। नहीं समझ आ रही मेरी बात? सैंपल निकाले हमने 1000, ठीक है। अब जो 1000 थे वो यहाँ इतने कम से लेके प्रॉपर यहां तक भी जा रहे हैं, ठीक है। मतलब उन 1000 के अंदर ऑलमोस्ट 115-120 सैंपल्स ऐसे हैं जो कि मेरी पॉपुलेशन को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे वो बहुत बेकार तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे वो भी बहुत बेकार तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो पीक पे है, मतलब ये वाले कुछ जो सैंपल्स हैं ये मेरी पॉपुलेशन को काफी अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब अगर मैं अनसर्टेनिटी की बात करूं तो यहाँ पे बहुत ज्यादा अनसर्टेन होऊंगा मैं, चांसेस की पॉपुलेशन और सैंपल में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, यहाँ पे ज्यादा है यहाँ पे कम है। तो अब अगर मेरे पास कोई तरीका हो कि भाई मैं ले ही ये वाले सैंपल लू, तो मेरे पास ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। समझ आया? और क्योंकि मैंने जो सैंपलिंग करी थी वो 30 की ही करी थी, सैंपल साइज मैंने 30 ही रखा था हर एक सैंपल के लिए, तो मेरे को एन भी बढ़ाना ही पड़ेगा। एन भी मेरा 30 ही रहा, अनसर्टेनिटी भी कम हो गई। कंसेप्ट समझ आया? मेरा जो सैंपल का साइज है वो भी चेंज नहीं हुआ, और जो अनसर्टेनिटी मेरे को कम करनी थी वो भी कम हो गई, है ना। यही कंसेप्ट होता है सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन का, कि भाई इस पूरे डिस्ट्रीब्यूशन में से मैं अपने जो सबसे कम अनसर्टेनिटी वाले सैंपल्स हैं उन्हें पिक कर लूंगा। समझ आया? क्लियर है? कोई डाउट इसमें? पक्का लग रहा है कोई डाउट है? समझ नहीं आया अभी भी? हाँ देखो, एक बार दोबारा कंसेप्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं बहुत बेसिक चीज की बात करूं, ठीक है। तो सैंपल्स निकाले मैंने, ठीक है, 100 रोज थी,
20 20 30 30 के सैंपल निकाल लिए, ठीक है, रैंडमली 20 20 30 उठाई है। तो अब उनके अंदर अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा होगी, अनसर्टेनिटी होगी उनके अंदर, है ना, होगी कि नहीं होगी। तो बेसिक अगर मैं मैथ्स की बात करूं, तो बेसिक मैथ्स मेरी क्या कहती है कि भाई अगर मैं अपना सैंपल का साइज बढ़ा दूंगा तो मेरी अनसर्टेनिटी कम हो जाएगी। जब मैंने 10 10 के सैंपल निकाले उनको मैं 20 20 के करूंगा तो मेरी अनसर्टेनिटी कम होगी, 30 30 के करूंगा और कम होगी, 50 50 के करूंगा और कम होगी। जितना मैं अपना एन बढ़ाता जाऊंगा, एन इज सैंपल साइज, जितना मैं अपना एल बढ़ाता जाऊंगा उतनी मेरी आंसर कम होती जाएगी। इतना समझ आया। बट मेरे पास अगर है ही 100 रो तो मैं एन की वैल्यू ऐसी बढ़ाता नहीं चला जा सकता, क्योंकि अनसर्टेनिटी अगर मेरे को कम चाहिए तो एन की वैल्यू बढ़ानी है। बट अगर मैं एन की वैल्यू बढ़ाता चला जाऊंगा तो वो सैंपल और पॉपुलेशन में डिफरेंस ही नहीं बचेगा कुछ। मान लो 100 रोज है, उसमें से 80 का मैंने सैंपल निकाल लिया, तो सेंस नहीं बन रहा ना, सैंपल छोटा सा होता है, राइट। समझ आया, इतना सब समझ आया। तो मैं एन को बढ़ाता नहीं जा सकता, बस मैं एन को बढ़ाता नहीं रह सकता। तो मेरे को कोई तरीका चाहिए कि भाई बिना एन बढ़ाए, बिना अपना सैंपल साइज बढ़ाए मैं अपनी अनसर्टेनिटी कम कर पाऊं, अपनी अनसर्टेनिटी कम कर पाऊं। इतना समझ आया। इसी को सॉल्व करता है मेरा कंसेप्ट ऑफ सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहता है कि भाई आप जितने सैंपल निकालोगे, आपने 1000 निकाले, 2000 निकाले, 5000 निकाले, जितने भी निकाले, ठीक है, उनमें से कुछ परसेंटेज ऑफ सैंपल्स ऐसे होंगे ऑटोमेटिकली जो कि मेरे पॉपुलेशन को बहुत क्लोजली ऑलरेडी रिजेंबल करते हैं। जब मैंने 1000 सैंपल निकाले थे तो ये ग्राफ बना था, इसमें भी ये जो कुछ सैंपल्स हैं ये मेरी पॉपुलेशन को बहुत क्लोजली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है, यहाँ पे अनसर्टेनिटी काफी कम है ना। इतना समझ आया। तो अब अगर मेरे पास एक तरीका हो कि भाई मैं अपने सारे सैंपल्स में से सिर्फ यही वाले सैंपल पे वर्क कर पाऊं, यही वाले सैंपल ले पाऊं, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। मेरे को अपना एन भी बढ़ाना नहीं पड़ा और मेरी अनसर्टेनिटी भी कम हो गई। इन्हीं सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन में से सिर्फ वो वाले सैंपल जिनमें अनसर्टेनिटी बहुत कम है, वो निकालने के लिए आई यूज सेंट्रल लिमिट थ्योरम। कंसेप्ट समझ आया? कोई डाउट कंसेप्ट में? पक्का? पक्का? मैथ्स पे चले इसकी, ठीक है, अब इसकी मैथ्स पे चलते हैं। और ये लिखना है किसी को तो लिख लो, मतलब ये तो बहुत बेसिक मैथ है, ठीक है। इसके अगर मैथ्स की बात करो तो एन इज माय सैंपल, ठीक है, एन जो कि मेरा सैंपल साइज है, ठीक है। इसके अंदर x1 x2 अप टू xi होंगे, मतलब जितना भी मैंने ले रखा है, सॉरी xn होगा, आई नहीं होगा, xn होगा। सैंपल साइज अगर मेरा 20 है तो 20x की वैल्यू होंगी, 30 है 30x की वैल्यू होंगी। वन पॉइंट मेरा सैंपल साइज हुआ, ठीक है। अब जो वेरिएंस होता है दैट इज स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। वेरिएंस इज, जब मैंने डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स में पढ़ा था, भूल गए हो? वेरिएंस पता है उसका रिप्रेजेंटेशन और उसकी मैथमेटिक्स पता है? अरे घर पे जाके पढ़ लिया करो ना ये चीजें। वेरिएंस इज स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। स्टैंडर्ड डेविएशन में रिप्रेजेंट करता हूं 9 से, मतलब समीशन, समीशन सिंबल का नाम नहीं होता मेरे को, बेसिकली दिस इज माय स्टैंडर्ड डेविएशन। इस सिंबल से मैं स्टैंडर्ड डेविएशन रिप्रेजेंट करता हूं। इसका स्क्वायर इज वेरिएंस, ठीक है, स्क्वायर इज वेरिएंस। और एक्स बार से रिप्रेजेंट क्या करता हूं, एक्स बार क्या रिप्रेजेंट करता है, फिर से डिस्क्रिप्टिव चैट में बताया था मैंने। सब भूल जाते हो? एक्स बार बेसिकली बताता है मीन, ठीक है। एक्स बार रिप्रेजेंटेशन होता है मीन का। तो ये हो गया मेरा सैंपल साइज एन, वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर, ठीक है, और एक्स बार इज मीन, ठीक है। सिंबल्स क्लियर है। अब आते हैं फॉर्मूला के ऊपर। को भी कंफर्म करना पड़ेगा फॉर्मूला इसका। तो अब
इट्स नॉट लाइक अ फॉर्मूला, इट्स मेन लाइक अ रिलेशन। ठीक है, कि रिलेशन क्या है हमारे अनसर्टेनिटी कम होने के और हमारे सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन के बीच में। ठीक है, तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम में सॉल्व नहीं कर रहा हूं, एक रिलेशन निकाल रहा हूं। ठीक है, तो रिलेशन इज एक्स बार, मतलब मेरी पॉपुलेशन का मीन, ठीक है, माइनस म्यू, म्यू इज माय सैंपल का मीन। ठीक है, म्यू इज माय सैंपल का मीन। ठीक है, अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन, मतलब सैंपल का साइज। ठीक है, सैंपल का साइज। क्लियर है? दिस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, दिस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन 0 to 1। ठीक है, एन 0 to 1 इज माय डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जो मेरा सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ये। ठीक है, अब इसमें एक चीज तो आपको समझ आ रही है कि भाई अगर मैं एन को इंक्रीज करूंगा तो मेरा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कम होएगा, और मेरे को अनसर्टेनिटी साथ साथ कम होगी। डिस्ट्रीब्यूशन जितना छोटा अनसर्टेनिटी उतनी कम। मैथमेटिकली चीजें समझ नहीं आ रही? कोई इशू नहीं। क्या मतलब, देखो जरूरी तो नहीं है, जरूरी तो नहीं होता मैथमेटिकल फॉर्मूला इसमें इतना ज्यादा, जब तक आप रिसर्च वगैरह में नहीं जा रहे हो। ठीक है, ये बेसिकली मेरा रिलेशन है। ठीक है, मेरा रिलेशन है। अब एस ई निकलता है मेरी वैल्यू फॉर ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन जिसके अंदर अनसर्टेनिटी बहुत कम है, डेट आई कॉल एस ई। ठीक है, एस ई निकालने के लिए सिंपल सा मेरा फॉर्मूला क्या होता है, और स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय रूट एन। हाँ, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय रूट एन। ठीक है, यही सेम पार्ट ये है, यही सेम पार्ट है ये। तो इसको मैं एस से रिप्लेस कर सकता हूं। एस ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन जिसके अंदर अनसर्टेनिटी बहुत कम है, एस ई, ये कर सकता हूं। ये चीज यहां पे लिखी हुई थी, इसको मैंने नाम दे दिया एस सी, यहाँ पे एस सी लिख दिया, इतना सा काम किया। ठीक है, दिस इज माय फाइनल रिलेशन, दिस इज माय फाइनल रिलेशन कि भाई मैं अपना एन बिना बढ़ाए भी अपना जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें से अनसर्टेनिटी बहुत कम कैसे कर सकता। नहीं समझ आया है? मैथ्स नहीं समझ आई है? देखो, अनसर्टेनिटी कम करने के लिए किया है। ठीक है, एन सिर्फ एस सी के अंदर है। ठीक है, वैसे तो मतलब इसको थोड़ा सा ओवरव्यू लेके चल रहे हैं, एग्जैक्टली ऐसे नहीं होता, बट इसको समझाने के लिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके बता रहा हूं। ठीक है, एन मेरा नंबर ऑफ ये है, सैंपल साइज है, तो छोटा एन कर लो, एन मेरा सैंपल साइज है। ठीक है, और एस सी के अंदर है वो, एस सी में एन है, एस सी यहाँ पे है। तो मतलब ये तो सिंपल है कि अगर मैं एस सी छेड़ूंगा तो मेरी अनसर्टेनिटी ऑटोमेटिकली कम होती चली जाएगी। ये तो बताया था मैंने बेसिक मैथ से भी। ठीक है, तो मेरे को एस सी नहीं छेड़ना है, तो मेरे को एस ई नहीं छेड़ना है, क्योंकि मेरे को अपना सैंपल साइज सेम रखना है। समझ आ रहा है? मैं एस सी नहीं छेड़ रहा। उसके अलावा दो वैल्यू और आ गई ना मेरे पास, एक तो मेरे पॉपुलेशन का मीन माइनस मेरे डिस्ट्रीब्यूशन का मीन। तो अगर मैं एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन ढूंढ लू जिसका मीन मेरे पॉपुलेशन के मीन के आसपास है, जिसका मीन मेरे पॉपुलेशन के मीन के आसपास है, मान लो मेरे पॉपुलेशन का मीन 20 था और मैंने एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन ढूंढ लिया जिसका मीन लेट से 19 है या 21 है, आसपास है, तो ये वैल्यू 1 हो गई, ये वैल्यू 1 हो गई। अब अगर ये वैल्यू 1 हो गई, तो इस वाली वैल्यूज के लिए मैं एज्यूम कर रहा हूं, ठीक है, इस वाली वैल्यूज के लिए कि भाई एक्स बार की वैल्यू 20 थी, इसकी वैल्यू 19 हो गई या 21 है, तभी मैं मतलब मॉडल लेके चलता हूँ, नेगेटिव साइन का इम्पैक्ट नहीं लगता मैं। ठीक है, तो ये वैल्यू 1 हो गई, so this becomes 1 by SE is directly proportional to n0 से 1।
ठीक है, समझ आया, समझ आ रहा है, क्लियर है, तो समझ आ रहा है, ठीक है। ये रिलेशन वही वाला रिलेशन आ गया मेरे पास कि एन की वैल्यू अगर मैं चेंज करूंगा तो जो यहाँ पे इंपैक्ट है वो बढ़ेगा। एससी के अंदर एन है, एससी को सिंपल सिंपल एन एज्यूम कर लो, अभी एससी को सिंपल सिंपल एन एज्यूम कर लो, ठीक है। तो अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ, एन की वैल्यू बढ़ेगी, अनसर्टेनिटी कम होगी, बेसिक मैथ है जो पहले मैंने बेसिक वाला बताया था, ठीक है। बट मेरे को ये तो नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, मेरे को एन नहीं चेंज करना है। तो इसकी जगह पे अगर मैं 20 और 18 वाला या 22 वाला उठा लूं, ठीक है, मेरे पास तो सारी ही वैल्यू आ रही है, मीन की सारी ही वैल्यू आ रही है, डिस्ट्रीब्यूशन में देखो सारी ही वैल्यू आ रही है मेरे पास तो, है ना। 1000 सिंपल लिए, 1000 के 1000 अलग अलग वैल्यूज आ रही है, मतलब 1000 के 1000 तो नहीं, 20-30 अलग अलग वैल्यू आ रही है, तो उसमें आसपास का कुछ तो मिलेगा, ठीक है। इसको सॉल्व करूंगा, दिस विल बी 2 बाय एस ई प्रोपोर्शनल टू n01, ठीक है, दिस इज अनसर्टेनिटी बेसिकली, ठीक है, क्लियर हुआ इतना, ठीक है। अब अगर मैं इसको एक दूसरे तरीके से लिख लूं, किसी को फॉर्मूला नोट करने हैं, नहीं ना, करने आपको सचिन, ठीक है। मैं एक बार ना ये वाला पार्ट निकाल लेता हूँ यहाँ से बाहर। मैं अभी बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई करके समझा रहा हूँ इसे, देखो कंसेप्ट समझ जाओगे ना तो फिर हमें कोड से ही करना होता है, फॉर्मूला की इतनी ज्यादा याद रखने की नीड नहीं होती, ठीक है। मैंने 20 और 22 लिया था, या 20 और 18 लिया था, तो मेरा बन गया था 2 बाय एस सी, ठीक है, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n01 अनसर्टेनिटी, ठीक है, ये बना था मेरा। जब मैं इसको सॉल्व करूं तो इसको मैं इन दोनों को रिप्लेस कर सकता हूं, 2 बाय एस ई, सॉरी 2 बाय n01, ठीक है, कैन बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस सी एज वेल, बेसिक मैथ है, इन दोनों को प्लेस कर सकता हूं मैं, इधर उधर लेके जा सकता हूं, ठीक है, ठीक है, फ्लिप कर देते हैं, तो n01 बाय 2 विल बी 1 बाय एस सी, फ्लिप किया दोनों तरफ, ठीक है। अब एक मिनट, क्या किया है, अच्छा सॉरी, इसमें फ्लिप नहीं करते, इसमें ना 2 को इधर ले जाता हूं मैं, इधर डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब नीचे वाला ऊपर जाता है, ये मतलब ऊपर वाला नीचे आएगा, सॉरी, राइट। So this will be 1 by n01 is e इंटू, मतलब अपॉन 2 है तो इंटू हाफ भी लिख सकता हूं मैं, सेम बात है, मतलब लिखने का तरीका है, अभी पता लगेगा क्यों नहीं लिखा मैंने ऐसे, मैंने इंटू हाफ किया या बाय 2 किया, सेम चीज होती है, 2 को इंटू हाफ करो या फिर 2 बाय 2 करो, सेम चीज है कि नहीं है ना, मैंने इस तरीके से लिखा सिर्फ, ठीक है। अब इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूं मैं, हाफ ऑफ एस सी, सेम चीज है क्या, यहाँ पे रहा ना, ये रहा, यहाँ पे 2 ऊपर है, यहाँ पे नीचे जाता, एस सी बाई 2 होता, और एस सी बाई 2 और एस सी इंटू हाफ सेम तो चीज हुई, सेम चीज हुई कि नहीं हुई, हाफ होएगा ना, बाय 2 और इंटू हाफ लिख दूंगा, दोनों चीजें हाफ ही करनी है, मैंने इस तरीके से हाफ लिखा हुआ है बस सबसे अलग से, ठीक है। अब हाँ, देखो रिलेशन यहाँ पे क्लियर हो गया, इससे क्या मेरे को चीज पता लग गई कि भाई अगर एस सी की वैल्यू आधे से बढ़ रही है, मतलब 0.5 से बढ़ रही है, तो यहाँ पे इंपैक्ट फुल आएगा, या फिर मैं इसको ये भी कह सकता हूँ कि जो एस सी की वैल्यू है वो जितनी बढ़ रही है
अनसर्टेनिटी उससे डबल कम हो रही है। नहीं समझ आई ये चीज? दिख नहीं रहा है? मैंने लास्ट में ये रिड्यूस कर लिया कि half of SC will be inversely proportional to n 0 1। मैंने लास्ट में ये डिड्यूस कर लिया, ठीक है। अब SC को मैं n मान के चल रहा हूं, ठीक है। वैसे तो वेरिएंस से उसका रिलेशन है, ठीक है, बट n मान के चल रहा हूं। तो n की वैल्यू मान लो पहले 20 से 30 होती है, ठीक है। 10 बड़ा, अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो उससे क्योंकि यहाँ पे हाफ है, यहाँ पे डबल इम्पैक्ट पड़ेगा उसका, यहाँ पे हाफ इम्पैक्ट पड़ रहा है, वहां पे डबल इम्पैक्ट पड़ेगा। तो जो अनसर्टेनिटी है वो 10 यहाँ पे सैंपल 10 बढ़ने पे अनसर्टेनिटी 20 से गिरेगी, अनसर्टेनिटी 20 से गिरेगी। दस बढ़ने पे 20 से गिरेगी। एन की एन अगर 1 से बढ़ा तो वो पे अनसर्टेनिटी 2 से गिरेगी, ठीक है। डबल रिलेशन है, मतलब डबल का रिलेशन हो गया, ठीक है। अब ये तो मैंने बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई करके बताया। जब मैं इसमें वेरिएंस और सब कुछ इंक्लूड कर देता हूँ ना, तो ये नंबर कुछ 8.5 के आसपास पहुंचता है, 8.79 समथिंग, ठीक है। तो मतलब n 1 बढ़ाने पे अनसर्टेनिटी मेरी 8.79 के आसपास से गिरती है, ठीक है। तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि n मेरे को बहुत ज्यादा बढ़ाना नहीं पड़ेगा और अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। और इसको जब मैं विजुलाइज करके मैथमेटिकली देखूंगा तो वो उसी वाले पॉइंट पे पहुंच जाता हूं मैं, कि मैं सिर्फ इन वाले डिस्ट्रीब्यूशन पे आ रहा हूँ, सिर्फ बाकी डिस्ट्रीब्यूशन काटता जा रहा हूँ। बहुत अच्छे से नहीं समझ आया, कोई इश्यू नहीं है। ये समझ आ गया कि भाई एन थोड़ा सा बढ़ाने पे अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा कम हो रही है। इतना समझ आया है ना कि एन थोड़ा सा बढ़ाने पे अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा कम हो रही है, ठीक है। इतना ही याद रख लो बस। बाकी अब कोड पे आते हैं। अब पूछो पूछो। हाँ ट्रेन डिस्प्लेट करते हैं, हाँ। कम डेटा पे ट्रेन करते हैं, सॉरी ज्यादा डेटा पे ट्रेन करते हैं, कम डेटा पे हाँ अप्लाई करते हैं, हाँ। क्योंकि मॉडल मेरे को बहुत ज्यादा एक्यूरेट चाहिए होता है, इसलिए उससे ज्यादा डेटा पे ट्रेन करना चाहूंगा मैं हमेशा। मशीन लर्निंग पे जाएंगे तब समझाऊंगा ना चीज को, ठीक है। अब इसका प्रैक्टिकल पार्ट करेंगे, एक नया कोड ब्लॉक डाल लो, ठीक है। इसका प्रैक्टिकल पार्ट करेंगे, एक नया कोड ब्लॉक डाल लो, ठीक है। और जो हमारा ये सबसे ऊपर टिप्स वाला था ना, इसको एक बार दोबारा रन कर लेना। सबसे ऊपर जो ये वाला कोड था ना हमारा, इसको एक बार दोबारा रन कर लेना, ठीक है। एंड एक नया कोड ब्लॉक डाल लेंगे, ठीक है। नया कोड ब्लॉक डाल लिया। अब मैं इसी अनसर्टेनिटी के प्रिंसिपल्स पे वर्क करूंगा, ठीक है, यूजिंग सेंट्रल लिमिट थ्योरम। साइबर सिक्योरिटी, हाँ वो अभी शुरू नहीं हुआ, मतलब रेडी है, अगर तुम्हें ज्वाइन करना है तो कर सकते हो। मैं इमाम से बात कर लेना, नो इश्यू, ठीक है। अब मैं ना एन की दो वैल्यूज पे वर्क करूंगा, ठीक है। एन सैंपल साइज है, इसकी दो वैल्यूज पे वर्क करूंगा, एक में 10 ले रहा हूँ, एक में 50 ले रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि इन दी एंड एन तो बढ़ाना ही पड़ेगा, है ना। इन दी एंड एन तो बढ़ाना ही पड़ेगा, चाहे तुम थोड़े से बढ़ा के ज्यादा अनसर्टेनिटी कम करो या थोड़े से बढ़ा के। अनसर्टेनिटी जीरो कभी नहीं होती है, रियल लाइफ डेटा के ऊपर वर्क कर रहे हो। देखो मैथमेटिकली जो चीज दिखती है ना, वो रियल लाइफ में ट्रांसलेट नहीं हो पाती। जैसे तुमने अगर बचपन में फिजिक्स वगैरह पढ़ी होगी, तो उसमें बोल देते हैं ना कि भाई फ्रिक्शन जीरो है या फिर कुछ भी जीरो है, तो एक्चुअल तो रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती ना वो चीजें। हम काफी सारी चीजें एज्यूम करके चल रहे होते हैं। क्या करके दिखाऊंगा तो हो जाएगा, बट मैं बता रहा हूँ कि जब मैं मैथमेटिकली कोई चीज प्रूव कर रहा हूँ ना,
तो मैं काफी सारी चीजें एज्यूम करके चल रहा होता हूँ। रियल लाइफ में जब हम वो चीज करते हैं तो एजम्पशन नहीं होता, कुछ भी सब कुछ रियल होता है। देखो मैंने दो मीन की लिस्ट बना ली है, एक 50 के लिए, एक 10 के लिए। ठीक है। अब भाई अपने 1000 सैंपल निकालूंगा। ठीक है, एक में एन का जो सैंपल साइज है वो 10 रखूंगा, एक में 50 रखूंगा। दोनों के हिस्टोग्राम प्लॉट करूंगा। ठीक है। तो सिंपली टोटल बिल में से निकाल रहे थे ना। ठीक है, देखो मैंने क्या किया। यहाँ पे मैंने क्या किया है कि भाई मीन एन 10, एक में से भी सैंपल 10 है, उसकी एक ब्लैंक लिस्ट बनाई है। मीन से निकाल रहा हूँ अभी मैं। एंड एक एन 50 के लिए ब्लैंक लिस्ट बनाई है। ठीक है। एक 10 के लिए ब्लैंक लिस्ट बनाई, एक 50 के लिए ब्लैंक लिस्ट बनाई। ठीक है। अब मैंने दोनों के अंदर एक में सैंपल साइज 10 के मीन डालना शुरू कर दिए। एक मिनट रुको, इसमें एक चीज कर दी मैंने। हाँ, इसका मीन भी करना है ना, इसका आगे डॉट मीन भी आएगा। ठीक है, मैंने मीन नहीं किया था इसका, मैंने मीन भी कर दिया। ठीक है। हाँ, वो आप अलग अलग भी कर सकते हो, अलग अलग कर दो ज्यादा सही रहेगा। सही है ना। ठीक है, तो देखो मैंने इसको समझते हैं लाइंस को क्या किया है। ठीक है। मैंने क्या किया, डीएफ टोटल बिल का जो कॉलम था इतना ही है, वहीं से शुरू। अच्छा, तुम्हें थोड़ा सा कट रहा है। हाँ। ठीक है। अब मैंने क्या किया, टोटल बिल का जो कॉलम है उसमें से एक सैंपल से उठाया 10 का। ठीक है, 10 रोज का एक सैंपल उठाया, उसका मीन निकाला। ठीक है। वो मैंने अपेंड कर दिया एन 10 इस वाली लिस्ट में। सिमिलरली सेम कॉलम में से 50 के एक सैंपल से उठाया। ठीक है। उसका मीन निकाला और वो मैंने अपेंड कर दिया एन 50 में, यहां से ना एन 50 डॉट अपेंड है। ठीक है। ये प्रोसेस 1000 बार कर रहा हूँ, फॉर एन 1000। ठीक है। इससे हो क्या रहा है, मेरे पास 1000 मीन की वैल्यू यहाँ पे आ रही है, 1000 मीन की वैल्यू यहाँ पे आ रही है। ठीक है। जो ये वाले मीन्स है इसमें सैंपल साइज 10 था, जो ये वाले मीन्स है इसमें सैंपल साइज 50 था। समझ आया। बेसिकली हमारा ये मोटो है कि हम ये प्रूव कर पाए कि भाई अगर एन की वैल्यू बड़ी है तो अनसर्टेनिटी कम होगी। ठीक है। ये हमारा मोटो है। ठीक है। अब मैं इसको रन कर लेता हूँ। ठीक है, हो गया रन। मैं कैलकुलेशन वगैरह कर ली। अब मैं क्या करूंगा, इसकी ना प्लॉटिंग करूंगा, हिस्टोग्राम में दोनों को प्लॉट कर दूंगा। ठीक है। मैं करूंगा इंपोर्ट। ऐसा क्या।
अल्फा है ना, नहीं 10 मैंने लिया। कैसे तो कर रहा हूँ। हाँ वही मैं देख रहा हूँ कि लेबलिंग करी थी, आई नहीं है। मिनट। ठीक है। हाँ ठीक है, एक बार ये कर लो, फिर बताता हूँ क्या किया है मैंने। किया, डन। कर रहे हो, करो करो। हाँ चलो, इतने लिख रहे होते बता देता हूँ, ठीक है।
इसमें वैसे तो सारी चीजें ऑलरेडी जो हमने की हुई है वही है, ठीक है। एक ही अल्फा और इंट्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। अल्फा का बेसिक मतलब क्या होता है कि जब मैं दो या दो से ज्यादा हिस्टोग्राम्स को एक ही प्लॉट में डाल रहा हूं, तो देयर अ चांस कि भाई जैसे अब ये वाला है देखो, तो ये येलो वाला है और ये ब्लू वाला है ना। तो देयर अ चांस कि जो ब्लू वाला ऊपर ऊपर है अगर, और वो मैंने पूरा पूरा दिखे रहा है, मतलब सॉलिड है, तो येलो वाला छुप जाएगा उसके पीछे। येलो वाला उसके पीछे छुप जाना चाहिए था, नहीं छुप रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने ना अल्फा 0.6 सेट किया है, मतलब कि भाई 60% ही विजिबल है दोनों। और मैं पॉइंट, ये दोनों 60% ही विजिबल हैं, मतलब 40% वो ट्रांसपेरेंट है। तो इस वजह से जो भी मतलब आगे कौन सा पीछे कौन सा पता नहीं, इसलिए मैंने दोनों के लिए 0.6 दे दी थी, ठीक है। मेरे को पता नहीं कौन सा आगे पीछे है, बट कोई भी छुपे ना, इसलिए मैंने ट्रांसपेरेंसी दे दी, क्योंकि 40% ट्रांसपेरेंट है दोनों, ठीक है। तो समझ आया? क्लियर है इतना? अब बात कर लेते हैं ग्राफ की। अल्फा 0.6 मतलब अल्फा का मतलब होता है विजिबिलिटी। तो 0.6% विजिबल है, मतलब 60% विजिबल है, तो 40% ट्रांसपेरेंट है ना। इसकी जो अल्फा की वैल्यू है वो 0 से लेके 1 तक होती है। 0 मतलब विजिबिलिटी 0 है, बिल्कुल गायब हो जाएगा। 1 का मतलब विजिबिलिटी प्रॉपर सॉलिड है, अगर कुछ आगे पीछे है वो गायब हो जाएगा। 1 का मतलब कि जैसे ब्लू वाला अगर आगे है तो सिर्फ ब्लू दिखेगा, ये इसके पीछे है क्योंकि पूरा, तो वो दिखेगा ही नहीं, मतलब ट्रांसपेरेंसी 0 होगी ना, ठीक है। अब बात करते हैं अपने ग्राफ के बारे में, ठीक है। ग्राफ बेसिकली सिंपल चीज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई जब n, जो कि मेरा सैंपल साइज है 50 है, तो अनसर्टेनिटी देखो बहुत कम है ना। ग्राफ छोटा हो गया। जब n 10 है तो अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है। यही बात करी थी हमने कि डिस्ट्रीब्यूशन में ये वाला पार्ट लेना है, ये वाला पार्ट बचा है, ठीक है। अब यहाँ पे तो मैंने n की सैंपल साइज बढ़ाया हुआ है, ठीक है। ये चीज हम सेम चीज वेरिएंस वगैरह से भी अचीव कर सकते हैं जब कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। इसके प्रॉपर फंक्शंस होते हैं, वो जो हमें आगे नीड पड़ेगी तब बताऊंगा। बट द पॉइंट इज सेंट्रल लिमिट थ्योरम यही कहती है कि n बढ़ने से अनसर्टेनिटी कम होती है, ठीक है। क्लियर है? और जिस रेशियो में कम ज्यादा होती है वो हमने फाइंड किया था वेरिएंस वगैरह की मदद से। वो रेशियो क्या है क्या नहीं है, वैसे तो 1:8.7 समथिंग होता है, ठीक है। बट वो क्या है क्या नहीं उसका मैटर नहीं करता। तुम्हें इन दी एंड याद क्या रखना है कि भाई मैं अपना सैंपल साइज बढ़ाऊंगा, अनसर्टेनिटी कम हो जाएगी। इन दी एंड तुम्हें याद यही रखना है, ठीक है। तो जब भी तुम्हें अनसर्टेनिटी फेस हो रही हो, एक्यूरेसी कम आ रही हो, तो अपना सैंपल साइज बढ़ा के देख सकते हो, ठीक है। ठीक है, क्लियर है? अब रिमेंबर अभी तक हम कुछ भी प्रिडिक्शन वगैरह कर नहीं रहे हैं, मैंने बताया था ना इन्फ्लुएंस में हम प्रिडिक्शन करेंगे, मतलब प्रिडिक्शन वगैरह कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अभी तक हम सिर्फ वो चीजें सीख रहे हैं जो प्रिडिक्शन करने के लिए हमें चाहिए, ठीक है। हमारे प्रिडिक्शन में अनसर्टेनिटी कम होनी चाहिए, उसके बारे में पढ़ा आज हमने, ठीक है। कल हमने क्या किया था? हाँ, प्रोबेबिलिटी इन सैम्पलिंग। मेरे को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा अपने डेटा को पहले, कुछ भी प्रिडिक्शन करने से पहले, तो कल हमने डिस्ट्रीब्यूट करना सीखा। अब जो डिस्ट्रीब्यूशन हमने कर लिया उसमें अनसर्टेनिटी कैसे कम करनी है वो सीख लिया, ठीक है। कल का हमारा टॉपिक, जो मेन टॉपिक है दैट इज कॉन्फिडेंस इंटरवल, ठीक है। कि भाई अब जो मैं प्रिडिक्शन करूंगा उसको कॉन्फिडेंस कैसे फाइंड करना है, कि मैं कितने परसेंट श्योर हूं कि यही होने वाला है, ठीक है। क्या? हाँ, सेंट्रल लिमिट थ्योरम खत्म हो गई ना, दिन का एक एक टॉपिक कर रहे हैं, एक टॉपिक हो गया, ठीक है। क्लियर है? कंसेप्ट समझ आ गए? कल करेंगे कॉन्फिडेंस इंटरवल, ठीक है। एंड जो प्रिडिक्शन वाला मेन काम है वो तो लास्ट की एक दो क्लास में करेंगे। क्या? ऐसा नहीं होता ना, प्रिडिक्शन कर रहे हो, प्रिडिक्शन अब कैलकुलेशन के बेसिस पे होगा ना। अगर तुम एक ही एन साइज ले रहे हो और उसी में सीधा सीधा निकल जा रहा है, तो फिर तुम्हारा कॉन्फिडेंस का लेवल की मतलब उसके जो तुमने प्रिडिक्ट किया वो होने के चांसेस बहुत कम होंगे ना। तुम्हें हर चीज टेस्ट करनी पड़ेगी, करेगा पॉइंट। ठीक है, क्लियर है? चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। आज की क्लास करते हैं यहीं पे एंड, ओके। कल मिलते हैं, कल पढ़ेंगे कॉन्फिडेंस इंटरवल्स के बारे में, कल फ्राइडे है। हाँ, ठीक है, कल पढ़ेंगे कॉन्फिडेंस इंटरवल्स के बारे में, ओके। चलिए, थैंक यू।